हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिटी को। हालांकि पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज यह सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसका मास्टर वीडियो एजुकेशन ब्रांच चैनल पर मैं डाल दूंगी, वहां से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल। उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तीनों के तीनों कथन हैं जो सही दिए गए हैं। इससे संबंधित कुछ पॉइंट। उद्देशिका को भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। हालांकि इसे पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। यह पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान के प्रस्तावना का रूप लेता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है उद्देश्य प्रस्ताव जो है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का दर्शन या भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है एवं संसद इसमें संशोधन कर सकती है, पर नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, इसमें संशोधन तो कर सकती है लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अब तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इसमें 3 शब्द को जोड़े गए हैं। 3 शब्द को जोड़े गए हैं और इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 42वां संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों का समावेश किया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था। हालांकि इसके बारे में आगे चर्चा किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो है सूचना का अधिकार सभी राज्यों में लागू है। उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। आप लोग जानते होंगे 31 अक्टूबर 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दे दिया गया और ये जो सूचना का अधिकार है इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 के 1 में किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, डीपीएसपी का उल्लेख करता है। भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसमें डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को भविष्य का अधिकार कहा जाता है। डीपीएसपी को क्या कहा जाता है? भविष्य का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में कहा कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित अनुदेशकों के समान है। एल.एम. सिंघवी ने इसे संविधान के जीवन दान देने वाली संस्था कहा है। किसने कहा है? एल.एम. सिंघवी ने संविधान को जीवन दान देने वाली संस्था कहा है डीपीएसपी को। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू करने के लिए न्यायालय की दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता है। ठीक है, यह गैर न्यायोचित है, इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पर प्रत्येक सरकार से लागू करने का प्रयास करती है, इसे लागू करने का प्रयास करती है अगर सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हो। यह मौलिक अधिकार की भांति स्वतः लागू नहीं होता है, बल्कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। मौलिक अधिकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मौलिक अधिकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना होती है, वहीं डीपीएसपी से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार से व्यक्तिगत हित को बढ़ावा मिलता है, जबकि डीपीएसपी से सामाजिक या सामुदायिक हित को।
महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का देखभाल, 47 में है शराबबंदी, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, 48 कृषि एवं पशुपालन, 48 का क्लॉज ए पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग या फिर स्वतंत्रता पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भारत के राष्ट्रपति रहे 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक। वही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे 17 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था, तब राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, इस कारण से ही राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद 1946 में बने अंतरिम कैबिनेट में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं, 12 वर्ष तक, 1950 से लेकर के 1962 तक। ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। अवकाश के बाद राजेंद्र प्रसाद पटना स्थित सदाकत आश्रम में अपना समय बिताया था। प्रथम राष्ट्रपति जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था, वे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गए पर बाद में निर्विरोध चुने गए, वे हैं नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। यह 3 सदस्यीय निकाय होता है। अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इसे हटाने के लिए वही प्रक्रिया बनाया जाता है जिस प्रक्रिया से न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस प्रक्रिया से न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। 2 अन्य सदस्य को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। 2 अन्य सदस्य को क्या कहते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के बारे में पहले जानकारी दिया जा चुका है। हाँ, पहले दिया गया था। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 8। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कोरम होना चाहिए 1/10। कोरम चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कोरम की आवश्यकता होती है 1/10, कुल सदस्यों का 1/10। कोरम क्या है? तो बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्य। बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्य को कोरम कहते हैं। सदन के पीठासीन पदाधिकारी सहित सदन के कुल सदस्य का 10% या 1/10 या 10वां हिस्सा कोरम पूरा करने पर सदन के पीठासीन पदाधिकारी बैठक का स्थगित कर देता है। एक बार फिर से सुनिएगा, कोरम क्या है? तो बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्य होता है। सदन के पीठासीन पदाधिकारी सहित सदन के कुल सदस्य का 10% या 1/10 या फिर 10वां हिस्सा। कोरम पूरा नहीं होने पर सदन के पीठासीन पदाधिकारी बैठक को स्थगित कर देता है। लोकसभा में कुल अधिकतम सीट 550 है, अतः यहाँ कोरम कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 550 का 10% निकालिएगा तो 55 ही होगा। राज्यसभा में कुल अधिकतम सीट कितने हैं? तो 250, अतः यहाँ कोरम कितना हो जाएगा? 25। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक में कोरम की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 55 + 25 करिएगा तो 80 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लोकसभा में कोरम 55, राज्यसभा में कोरम 25 और संयुक्त बैठक में कोरम की संख्या 80 हो जाएंगे। क्लियर? अब आगे आ जाइए। कोरम को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाप्त कर दिया गया था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? कोई भी विधेयक तभी कानून बन पाएगा जब इस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया हो। ऑप्शन हो जाएंगे डी। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बना पाता है जब उसे राष्ट्रपति पास किए हों।
राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग नहीं लेता है, किसी भी सदन में भाग नहीं लेता है, फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित विधेयक तभी कानून का रूप लेता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। संसद में 2 सदन होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, बड़ों का सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है और इसका विघटन नहीं होता है, इस कारण से इसे अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन कहते हैं। समान तौर पर इसका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। समान तौर पर इसका 5 साल के बाद ही विघटन हो जाता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर 5 साल के पहले भी इसका विघटन कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल के पहले भी इसका विघटन कर सकता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद का 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गौर करिएगा। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। बिल्कुल, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। जी बिल्कुल। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह गलत है। राज्यसभा का गठन किया गया था 1952 में, ना कि 1958 में। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। यह संसद का उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि इसके चुनाव में जनता द्वारा चुने गए विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक भाग लेते हैं। गौर करिएगा, इसके सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि इनके चुनाव में जनता द्वारा चुने गए, जैसे कि विधानसभा के सदस्य ही क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं। जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीकों से चुनाव होता है। सभी 28 राज्य और 3 के शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और इन तीनों यूटी में क्या है? तो विधानसभा है। अतः ये सभी राज्य के सदस्यों के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ के जो विधानसभा है, जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ के जो विधायक हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। और 3 के शासित प्रदेश भी याद रखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ भी विधानसभा है, तो यहाँ से भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा से अगर बात की जाए तो दिल्ली तो 3 सदस्य चुन करके आते हैं, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य चुन करके आते हैं। क्लियर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर कर जाते हैं। अर्थात राज्यसभा के सारे सदस्य एक बार अवकाश ग्रहण नहीं करते, इसलिए राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सदन या संस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसे पत्र लिखकर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों की चर्चा है। वर्तमान उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया है? तो 28 जनवरी 1950 को। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में दोहरी, एक संघ के लिए और दूसरा राज्य के लिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में कैसी है? तो दोहरी है, एक संघ के लिए है और दूसरा राज्य के लिए है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, अलग रखा गया है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान का इकलौता एवं अंतिम व्याख्याता है। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का इकलौता एवं अंतिम व्याख्याता है। यह देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आज़ादी के पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल लंदन था। प्रिवी काउंसिल जिसे
1971 में समाप्त कर दिया गया। आज़ादी के पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में था, और इसे 1971 में समाप्त कर दिया गया। न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। न्यायालय संविधान का रक्षक होता है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 था। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 8 है, लेकिन वर्तमान में 34 है। वर्तमान में कितनी है? 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 ही न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में 34 है, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या घटाना या बढ़ाना किसका कार्य है? तो संसद का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सभी न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। सभी न्यायाधीश त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र 65 वर्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम उम्र 65 वर्ष, लेकिन हाई कोर्ट में अधिकतम उम्र 62 वर्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अनुच्छेद 32, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। अनुच्छेद 137 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय पर पुनः विचार कर सकती है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर देश के किसी भी भाग में इसका खंडपीठ स्थापित कर सकता है। और यह क्वेश्चन काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखे भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर अवकाश को प्राप्त कर लेते हैं तो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 12। इनमें से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेड ए सेवाएं। ग्रेड ए सेवाएं संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस कार्मिक, जबकि केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी शामिल हैं, लेकिन ये तीनों शामिल नहीं हैं संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत। यहाँ पे देख लीजिए, संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत ग्रेड ए सेवाएं संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी तथा पुलिस कार्मिक शामिल नहीं हैं। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय आता है। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय है, बताएंगे? जिला प्रशासन का आशय है। आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ई, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से। जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से। यहाँ पे देखिएगा, जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास कब हुआ था? तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हुआ था। जिला प्रशासन सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माता के चयन भी निर्णायक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था है। क्लियर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश के विकास के लिए योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का था, जबकि उसको अंतिम रूप से अनुमोदन देना राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था। देश के विकास के लिए योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का था, जबकि उसको अंतिम रूप से अनुमोदन देने राष्ट्रीय विकास का कार्य था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। देश के विकास के लिए इसने कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाया। 12 पंचवर्षीय योजना लाया था, जो कि अंतिम था 2012 से लेकर 17 तक। योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया?
योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया है? योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग का निर्माण किया गया है। यहाँ पे गौर करेंगे, योजना आयोग को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, यहाँ पे अब होना चाहिए, योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग का निर्माण किया गया है। नीति आयोग कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग में नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नीति का फुल फॉर्म है, कह लीजिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। जिस तरह से योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष एवं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष एवं नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि देश के विकास के आवश्यकता अनुसार इसका गठन बाद में किया गया था। अतः इन तीनों संस्थाओं को संवैधानिकोत्तर संस्था, मतलब संविधान के बाद बनने वाली संस्था कहा जाता है। चाहे वो योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे क्या कहते हैं? संवैधानिकोत्तर। संवैधानिकोत्तर का मतलब हो जाएगा संविधान के बाद बनने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम री एग्जाम हुआ था 2018 में, पुलिस साबरी निरीक्षक दारोगा री एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम उम्र की अगर बात की जाए तो अधिकतम उम्र की चर्चा नहीं किया गया, लेकिन न्यूनतम उम्र की चर्चा 30 वर्ष है। यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या होती है 250। राज्यसभा संसद का उच्च एवं अस्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। शेष का चुनाव होता है, इसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, अर्थात वैसे राज्य के शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है वहाँ से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। हमने पीछे ही चर्चा कर लिया था। इसके सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया जाता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यह होता है 6 वर्ष का। परंतु राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं लोकसभा के। कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। यह समानता सत्ता पक्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, जैसे कि फिलहाल ही चुना भी गया है ओम बिरला जी को। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा के समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा के समान सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में भी अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अगर नहीं हो तब राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ना हो और साथ साथ उपाध्यक्ष भी नहीं हो तब कौन अध्यक्षता करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति, यही क्या होगा? पीठासीन होगा। वरिष्ठ व्यक्ति कहने का मतलब उम्र से नहीं है, कितने बार वो जीते हैं वो देखा जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या है? लोकसभा में निर्णायक मत देता है। लोकसभा में निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति क्या है? तो लोकसभा में निर्णायक मत देता है। हालांकि विधेयक पर पहली बार वह मत का प्रयोग नहीं करता है। जब मत बराबर हो जाता है तभी यह निर्णायक मत देता है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। लोकसभा में निर्णायक मत लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। जब मत बराबर हो जाता है उस स्थिति में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया है। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, बताइएगा। लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाओं के, जनता के प्रतिनिधियों के। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट और राज्य के विधानसभाओं के। पार्लियामेंट कहें तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इनमें भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, और यूटी के विधानसभा के सदस्य में भाग लेते हैं, जैसे कि 3 है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने बता दिया। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है, तो राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत, भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद की शपथ लेता है और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, बताएंगे। पार्ट 1 में हमने बताया भी था। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। पहले ही चर्चा हो चुकी है। पंचायती राज लागू हुआ था, पंचायती राज लागू किया गया था, बताएंगे कब लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान हुआ, वही दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ, और आंध्र प्रदेश जो है 11 अक्टूबर 1959 को ही, 2 अक्टूबर को राजस्थान और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश इसे लागू कर दिया। अगर पंचायती राज की बात की जाए तो अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, उपचुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद या कभी भी। उपचुनाव जो कराया जाता है या कभी भी कराया जाता है, कभी भी। देखिए, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। जो 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होता है, जैसे कि अभी फिलहाल में भी चुनाव हुए, उसे हम लोग आम चुनाव कहते हैं। लोकसभा का चुनाव जिसे हम लोग आम चुनाव कहें। जबकि संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती या फिर त्यागपत्र देता है या फिर अयोग्य हो जाता है तो उसके पद जो है रिक्त हो जाती है और इसी बीच में चुनाव कराया जाता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सही ढंग से लिखा भी गया होगा। जबकि संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव करवाया जाता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। एवं यह उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। तब तो कह नहीं सकते कब कौन त्यागपत्र देगा, कब किन्हीं का निधन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो कभी भी चुनाव कराए जाएंगे, इसी को ही उपचुनाव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की कोई भी भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है, जानते भी होंगे। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है, एवं जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 हैं और इसके बारे में चर्चा हमने पिछले वाली वीडियो में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? एक बार फिर से, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति भारत का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संवैधानिक पदाक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, हालांकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के पास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? उस समय जब पूछे गए थे क्वेश्चन उस समय 30 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 34 है। 33 है अन्य न्यायाधीश और 1 है मुख्य न्यायाधीश। 34 सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा पहले कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है? उच्चतम न्यायालय के ये भी हो चुका है 65 वर्ष और हाईकोर्ट का अधिकतम 62 वर्ष। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ही वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? पहली है हिंदी और दूसरा है उर्दू। बिहार के अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं जैसे कि भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई है। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे उस समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो अपना बिहार के। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ होता है राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र की नज़र में सारे धर्म समान होंगे एवं राष्ट्र सभी धर्म को बढ़ावा देने का समान प्रयास करेगी। 18 मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे ना अस्थायी पूछा जा रहा है ना ही अस्थायी पूछा जा रहा है, इस कारण से इसका जो राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? 1946 में। 1946 में संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या शुरुआत में 389 रखा गया, पर पाकिस्तान निर्माण हो जाने के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 कर दिया गया। 90 सदस्य जो है पाकिस्तान चले गए। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए जनसंख्या के आधार को बनाया गया था। समांतर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। उस समय के तत्कालीन सभी बड़े नेता संविधान सभा के सदस्य बने थे। 2 प्रमुख व्यक्ति जो कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों के दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव जुलाई 1946 में आयोजित किया गया। अंतरिम कैबिनेट का बैठक सितंबर 1946 में किया गया। अंतरिम कैबिनेट का गठन कब किया गया? सितंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा के लिए बैठक का आयोजन दिसंबर 1946 में किया गया। कहीं कहीं नवंबर 1946 दिया रहता है, लेकिन ऐसे तो 6 दिसंबर 1946 ही दिया रहता है संविधान सभा का गठन, लेकिन यहाँ पे 1946 नवंबर में दिया गया है। लेकिन जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 और प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के बैठक का आयोजन दिल्ली में केंद्रीय सभा में किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसी में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में उपस्थित सभी बुजुर्ग सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बिहार से थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बिहार से थे। बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था।
सदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जन्मदाता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक बिहार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अगला बैठक आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार से ही थे। ये संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में संविधान सभा द्वारा इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। इसी बैठक में 2 उपाध्यक्ष को भी चुनाव हुआ था। इसी बैठक में 2 उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिसे हम लोग एच.सी. मुखर्जी कहते हैं, और दूसरे हैं कृष्णमाचारी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? B.N. राव को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जो 26 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यह पारित कर दिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लेती है। 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, अर्थात इस दिन संविधान पहली बार लागू होता है। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 यह जो दिन है, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। इसी दिन संविधान सभा द्वारा 3 प्रमुख कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के 284 सदस्य द्वारा किया गया, जिसमें कुल सदस्य 299 थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान पूरी तरीके से अर्थात अंतिम रूप से लागू होता है। साथ ही निर्णय लिया जाता है कि भारत एक गणतंत्र देश होगा। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वैसे देश को गणतांत्रिक देश कहा जाता है जहां देश के मुखिया का चुनाव होता है। जैसे भारत का मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, इनका चुनाव होता है। ब्रिटेन में देश के मुखिया का चुनाव नहीं होता, बल्कि खानदानी चलता है। अतः ब्रिटेन राजतांत्रिक देश है। भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश कहना ज़्यादा उचित होगा, जबकि ब्रिटेन को लोकतांत्रिक राजतंत्र कहना ज़्यादा उचित होगा। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए थे। एक देश के लिए संविधान बनाना, दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। आम कानून नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे आम चुनाव होना चाहिए। अगर किन्हीं को पता है तो कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब संविधान सभा का बैठक संविधान बनाने के लिए होता था, तब उसके अध्यक्षता डॉक्टर इंद्र प्रसाद करते थे। जबकि संविधान सभा का बैठक आम कानून बनाने के लिए होता था, तब उसका अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। क्या यह आम कानून सही है? किन्हीं को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा के देश की प्रथम संसद या देश की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। बिल्कुल, संविधान सभा देश के प्रथम संसद या देश के अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। कौन? संविधान सभा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? अब यहाँ पे आम चुनाव भी दिया गया है, इसलिए थोड़ा डाउट लग रहा है। 1951 से 1952, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक संपन्न हुआ था प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, इसने कहा था, हेगल ने कहा था। किसने कहा था? हेगल ने। हेगल जर्मनी निवासी था। इसका प्रमुख रचना न्याय का सिद्धांत था। राज के 4 प्रमुख तत्व होते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो एवं प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। इन सभी का संबंध यूनान से था। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। देशीकरण भी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान में भारत में 5 तरह से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है: जन्म के अनुसार, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से या फिर देशीकरण द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अर्थात ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। कहाँ? अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है।
भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है वो हैं 15, 16, 19, 29, 30। भारत में केवल नागरिक ही मतदान कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है, विदेशी नहीं। देश के संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय ही नियुक्त हो सकते हैं। कोई भारतीय यदि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध है? कई बार हमने बताया है कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का समावेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तर्ज पर किया गया है। संविधान बनने के समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 में किया गया था। 6 मौलिक अधिकार विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या फिर संविधान की आत्मा या फिर संविधान का हृदय कहा है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। जब भीमराव अम्बेडकर जोड़ दिया जाए, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, तब आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इसे संविधान संशोधन कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में समावेश किया गया? एक मिनट। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? अच्छा, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 के क में इसे जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। अब हम लोग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसके बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नहीं, 11 सदस्यों को नहीं, 12 सदस्यों को। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। ऐसा नहीं है, राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। हाँ, लेकिन अब इसे भी समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। 104वें संविधान संशोधन के तहत राज्यसभा 12 सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, पर अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति अब संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा 12। पहले 14 था, लेकिन अब 12 ही हो गया है और यह मनोनीत केवल और केवल राज्यसभा में ही करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? हमने पहले ही बात किया था 1/10 या फिर 10% कुल राज्यसभा सदस्यों का, तो 25 तो हो जाएगा। 10% निकालिएगा 250 का। तो संसद की प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है। कैसे समिति है? अस्थायी। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था जॉन मथाई के सिफारिश पर। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 30 और 30 के 30 होते हैं कहाँ से? तो लोकसभा से होता है। संसद के कार्य में सहायता के लिए संसदीय समिति का निर्माण किया जाता है। संसदीय समिति 2 तरह का होता है, एक होता है अस्थायी समिति और दूसरा होता है तदर्थ समिति। अस्थायी समिति अस्थायी रूप से अपना कार्य करते रहती है, जबकि तदर्थ समिति का गठन कोई निश्चित उद्देश्य के साथ किया जाता है। उद्देश्य पूरा होते ही समिति भी समाप्त हो जाता है। सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष है। अगर किसी समिति में लोकसभा अध्यक्ष भी सदस्य हो तो समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
अगर किसी समिति में लोकसभा अध्यक्ष भी सदस्य हो तो समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यदि किसी समिति में लोकसभा उपाध्यक्ष सदस्य हो तो उस समिति की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है, पर उसमें लोकसभा अध्यक्ष सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति मूल रूप से इसकी स्थापना 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है, किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है। इसे लघु लोकसभा या लघु संसद भी कहा जाता है। इसे सभी संसदीय समिति का जननी कहा जाता है। 1967 से इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होता है। कब से? 1967 से इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष जो होता है, यह विपक्षी दल का नेता होता है। मुख्य कार्य क्या है? तो कैग की रिपोर्ट की जांच करना। यह समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। सभी राजनीतिक दलों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसका अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। इसे लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। मुख्य कार्य क्या है? तो बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना और लोक व्यय में मितव्ययिता के सुझाव देना, सरकार को कम खर्च करने का सुझाव देना। इसे सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। अपना रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है तो पंजाब। भारत किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो पंजाब में नहीं है। हालांकि जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। कहने का मतलब है कि विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद 6 राज्यों में ही है। 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत के 22 राज्य में एक सदनीय विधायिका है। राज्य विधानमंडल या व्यवस्थापिका या विधायिका। उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, जबकि निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा सभी 28 राज्यों में, जबकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। 28 राज्यों के अतिरिक्त 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, वो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर है 14, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है या गलत है? वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ऐसा नहीं है, यह गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। जी हाँ, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जी हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए फाइनेंस कमीशन के बारे में, वित्त आयोग के बारे में। अन्य नाम है केंद्रीय वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की चर्चा है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ही एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य को नियुक्त करते हैं। मुख्य कार्य यह केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त का उचित बंटवारे का सुझाव देना। आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए सिर्फ सलाहकारी होता है, ना कि बाध्यकारी होता है, सलाहकारी होता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है 2021 से 2026 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 में है। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। जी बिल्कुल, इसकी चर्चा भी किया गया अनुच्छेद 280 में है, तो संवैधानिक ही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, नहीं, अभी हमने देखा भी। चलिए आगे आ जाइए। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, नहीं 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष 4 होने चाहिए। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करते, नहीं 5 वर्ष। बाकी ऊपर वाले डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति ही 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य को नियुक्त करती है, ना कि 5 सदस्य को। नेक्स्ट है 2018 SI में ही पूछा गया क्वेश्चन, प्री एग्जाम। 2018 में बहुत सारे एग्जाम हुए थे, तो गौर करिएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? बताएंगे। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन हो जाएंगे सी, 1956 में। और ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुका है पिछले वाले वीडियो में। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह
भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नागरिकता नहीं समाप्त होती है, सरकार की आलोचना करता है तो भी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। और इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है। चलिए, ऑलरेडी इसमें चर्चा हमने कर लिया था, अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक या ग्रांटर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों रीट जारी कर सकता है। रीट एक तरह का आज्ञा पत्र होता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है। रीट का प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो यह रीट तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो। अवैध गिरफ्तारी के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। इस रीट से नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रीट जो है सार्वजनिक पदाधिकारियों या संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता है। परमादेश जो है पदाधिकारियों या संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता है। इस रीट के माध्यम से उन्हें अपने कार्य करने के लिए सक्रिय करने का प्रयास किया जाता है। प्रतिषेध क्या है? तो इसका अर्थ होता है मना कर देना, मना कर देना। प्रतिषेध, यह रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को जारी किया जाता है। एक बार फिर से, प्रतिषेध रीट जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय को जारी किया जाता है तथा उन्हें कार्य करने से रोका जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय को कहा जाता है कि अमुक कार्य आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, अतः इसके ऊपर कार्रवाई न करें। यह रीट अक्रिय रहता है। उत्प्रेषण, यह रीट भी उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय की जारी किया जाता है और कहा जाता है कि जो केस आपके यहाँ पेंडिंग है उसे हमारे यहाँ स्थानांतरित कर दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस रीट की प्रकृति निवारक एवं सहायक दोनों होता है। अधिकार परीक्षा अभिलेख, इस रीट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी से यह पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। इसे पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश के ही। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला, जबकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो सरोजिनी नायडू थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? नए राजनीतिक दल को अनुमति चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 44वें अनुच्छेद के अनुसार, माफ करिएगा, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? 44वें संविधान संशोधन समान नागरिक संहिता नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागरिकों के लिए। भारत में दो तरह के कानून प्रचलन में हैं, एक है आपराधिक कानून एवं दूसरा है नागरिक कानून। आपराधिक कानून सभी नागरिकों के लिए समान है, पर नागरिक कानून जैसे शादी, विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति का लेन देन इत्यादि अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत सरकार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करेगी। अर्थात अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा किया गया है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, अब एकमात्र राज्य नहीं करिए, अब दो राज्य हो गए हैं जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, एक गोवा है और एक है उत्तराखंड। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व राष्ट्रपति कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये तो बिहार के थे। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? और यह जो है करेंट के अनुसार से पूछा गया है, तो उस समय वेंकैया नायडू को चुना गया था, लेकिन वर्तमान में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य की चर्चा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को कर सकता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। एक ही व्यक्ति
अनगिनत बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ही दिलाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है, पर बाद में इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। यदि राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ हो, वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं करता है। आगे, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। ग्राम सभा यह गांव में उन सभी व्यक्तियों का समूह होता है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। भारत में पंचायती राज का शुरुआत करने वाला पहला राज्य राजस्थान 2 अक्टूबर 1959, ऐसा पहले चर्चा हमने कर लिया। संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसी कारणवश 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज का इतिहास क्या है? बिहार के वैशाली को लोकतंत्र या गणतंत्र का जननी कहा जाता है। वैशाली में लिच्छवियों का शासन था। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का जननी एथेंस यूनान को कहा जाता है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का जननी एथेंस यूनान को कहा जाता है। किस प्राचीन भारतीय राजवंश की विशेषता स्थानीय स्वशासन था? चोल राजवंश का। आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया कार्य भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार शासक कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। फ्लोरेंस आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए मैग्ना कार्टा। लॉर्ड रिपन भारत का सबसे उदार शासक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया एवं इनके सिफारिश पर ही 1959 में राजस्थान के नौगौर जिला से भारत में पंचायती राज का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है 2019 में पूछे गए प्रश्न और इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आता है लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग के लिए। धन्यवाद।